क्लास। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और मैं आपके बीच में फिर से लेके आया हूँ एक नया प्रैक्टिस सेट। तो इससे पहले जो है वो लगभग 7 प्रैक्टिस सेट जो है हमने डिस्कस कर लिए हैं और ये 8वां जो है प्रैक्टिस सेट है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने पुराने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप लोग उनको जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। मैं प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप उसको डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपको नोट्स और आपको पीडीएफ चाहिए नोट्स की, या आपको जो क्वेश्चन आंसर हैं उस प्रकार के जो पीडीएफ है वो भी मिल जाएगी, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, वहाँ पर आपको पेड नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो हमने जो है लास्ट वीडियो के अंदर इसके कुछ क्वेश्चन जो हैं वो लगभग 44 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए थे। तो उससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए विद्यालय है। तो जो प्राइमरी टीचर्स हैं उनके प्रशिक्षण के लिए विद्यालय कौन सा है? नॉर्मल विद्यालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय आयोग ने एमएड में प्रवेश के लिए किन व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया था या दिया? तो विश्वविद्यालय जो आयोग बना था, किस दूसरा नाम क्या है इसका? विश्वविद्यालय जो आयोग है उसका दूसरा नाम है राधा कृष्णन आयोग। ठीक है, तो ये बात आप याद रखने। तो इन्होंने जो है क्या कहा था कि जो एमएड है उसमें प्रवेश के लिए व्यक्तियों को कितने वर्ष का जो है वो अनुभव प्राप्त होना चाहिए टीचर्स को। तो फ्रेंड्स, इन्होंने जो सजेशन दिया था उसके अंतर्गत 6 वर्ष का अनुभव टीचर्स जो है, अनुभव प्राप्त जो शिक्षक हैं उनको एमएड में प्रवेश दिया जाए। ओके, समझ गए आप? चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम बना था। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद कब बना, अधिनियम कब बना? ये तो फैक्चुअल क्वेश्चंस है, तो ये आपको सीधे सीधे याद रख सकते हैं। इसमें कोई ट्रिक या कुछ इस तरीके से नहीं, समझाने लायक कुछ नहीं होता है। तो 1993 में फ्रेंड्स ये अध्यापक शिक्षा परिषद जो है उसका अधिनियम बना था। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, सेवारत प्रशिक्षित शिक्षकों की सतत शिक्षा का रूप नहीं है। तो इसमें बताना है आपको कि जो सेवारत मतलब जो ऑलरेडी इन सर्विस हैं, उन ऐसे जो प्रशिक्षित जो शिक्षक हैं उनकी सतत शिक्षा में कौन सा ऐसा रूप जो इसमें से नहीं हो सकता है? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो ग्रीष्मकालीन शिक्षा पाठ्यक्रम है ये सतत शिक्षा के अभी तक जो प्रारूप है उसमें नहीं है। ठीक है ना, वो सेवारत शिक्षकों के लिए नहीं है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, कोठारी जो आयोग है उसने प्रत्येक राज्य में अध्यापक शिक्षा स्टेट बोर्ड की स्थापना का सुझाव किस सन में दिया था? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया, भाई किस सन में दिया था? जिस सन में कोठारी आयोग बना होगा उसी सन में तो दिया होगा, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सब जानते हैं कब बना था, 1964-66। तो 66 यहाँ पर दिया है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट, यूजीसी एक स्वायत्त शासी संस्था है जिसकी प्रारूपिक स्थापना निम्न वर्ष में हुई थी। तो प्रारूपिक स्थापना मतलब यहाँ पर जो इसके इनिशियल जो स्थापना थी फ्रेंड्स वो 1953 के अंदर हो गई थी। ठीक है ना, लेकिन उसके 2 साल बाद ही जो है इसको फिर और 3 साल बाद 1956 में ऑटोनोमस एक इंस्टीट्यूट घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो इसलिए जो है वो कई जगह पे इसका जो एस्टैब्लिशमेंट जो है वो 1956 बता रखा है ना, इसलिए कई बच्चे कंफ्यूज हैं इसमें। लेकिन मेनली जो है स्थापना 1953 में इसकी हो चुकी थी, और इसकी जो रिकमेंडेशन है वो राधा कृष्ण कमीशन के द्वारा दी गई थी सबसे पहले, तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड है उसका संबंध है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। 1986 की पॉलिसी की बात जो है ये 1987 में जो है लागू हुआ था। तो इसका जो संबंध है वो मेनली किससे था? जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें न्यूनतम शिक्षण सामग्री की व्यवस्था से था। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट, यूजीसी में महिला प्रकोष्ठ की स्थापना की गई, यानी महिला प्रकोष्ठ यानी कि लेडीज जो प्रकोष्ठ है उसकी स्थापना कब की गई? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, जो महिला प्रकोष्ठ है उसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, यानी उसके बाद ही की गई, उसी के अंदर उस बात का सुझाव दिया गया था कि एक अलग से महिला की विंग बनाई जाए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। तो सब जानते हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसकी घोषणा 1986 में की गई थी। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है,
इंटीग्रेटेड शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि होती है। तो इंटीग्रेटेड जो शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम है फ्रेंड्स, उसकी जो अवधि होती है वो होती है 5 वर्ष। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, भारत में शिक्षा को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो राष्ट्रीय स्वरूप जो है मतलब हम एक पूरा नेशनल लेवल पर एक जैसा पैटर्न बनाना चाहते हैं, लेकिन उसमें उसके मार्ग में कुछ बाधाएं हैं। तो बाधाएं क्या क्या हैं? पहला है विभिन्न जो राज्य हैं उसमें विभिन्न प्रकार के शिक्षा परिषद एवं संगठन। दूसरा, विभिन्न भाषाएं। तीसरा, विभिन्न शिक्षा पद्धतियों का प्रावधान। और उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये सारे ही सारे क्या हैं? बहुत बड़ी बाधाएं हैं। भारत की विविधता में के कारण यहाँ पर जो है एक जैसा पैटर्न जो है नेशनल लेवल पर होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है, दूरस्थ शिक्षा प्रदान की जाती है। तो दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन। यहाँ पर यह ऑप्शन अनेक विश्वविद्यालयों के दूरस्थ शिक्षा प्रकोष्ठ के द्वारा, माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा या उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो माध्यम है इनके द्वारा दूरस्थ शिक्षा डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन का प्रशासन किया जाता है। तो रीजनल कॉलेज ऑफ प्रशासन एजुकेशन का जो प्रशासन है यानी एडमिनिस्ट्रेशन, वो किसके द्वारा किया जाता है? वो एनसीईआरटी के द्वारा किया जाता है। इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाता है। ओके, और एनसीईआरटी के बारे में आप सब जानते हैं, इसकी फुल फॉर्म जो है वो कई बार पूछ ली जाती है। तो क्या है इसकी फुल फॉर्म? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट, स्कूल जो कॉम्प्लेक्स है उसका प्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट किसने प्रस्तुत किया था? तो स्कूल प्रत्यय यानी स्कूल संकुल, ये हमने कल भी इसके बारे में डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स बताइए इसमें किसने दिया था? ये कोठारी जो आयोग है उन्होंने इस प्रकार का कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट है, सतत मूल्यांकन एक विधा है। तो सतत मूल्यांकन यानी कि आपका कंटिन्यूअस जो इवैल्यूएशन है वो किस चीज के अंतर्गत आता है? उसके अंतर्गत फ्रेंड्स जो आता है वो है आधुनिक और नवीन मूल्यांकन विधि। ओके, यानी कि जो सतत मूल्यांकन है वो आधुनिक भी है और नवीन मूल्यांकन विधि है, क्योंकि वर्तमान समय में दो ही कॉन्सेप्ट चलते हैं मूल्यांकन में, सतत और व्यापक मूल्यांकन। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट, शिक्षा में धार्मिक शिक्षा का प्रत्यय है। तो धार्मिक शिक्षा का जो प्रत्यय है उसके संबंध में भारत के अंदर क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में बताना है। निरपेक्ष धर्म की विचारधारा के यह अनुकूल है, भारत में सर्वाधिक विवादास्पद विषय है, अपेक्षाकृत या नवीन है, और केवल अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए यह है। तो फ्रेंड्स जो शिक्षा में धार्मिक शिक्षण है उसका प्रत्यय यह भारत में एक क्या है? विवादास्पद विषय है, क्योंकि जब भी एजुकेशन के अंदर धार्मिक शिक्षा को लागू करने की बात आती है तो उसमें कई तरह के विवाद सामने आ जाते हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों के इसमें अलग अलग अपने विचार होते हैं। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं पुनर्गठन पर सर्वाधिक जो जोर है वो दिया किसने? तो ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की मैंने बात की थी कि राधाकृष्णन जो आयोग है उन्होंने इस प्रकार की बात की थी, लेकिन बाद में जो सर्वाधिक जोर दिया गया वो किसके अंदर? राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 के अंदर इसको कहा गया था। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई थी। तो शहरी क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन लोगों के लिए, ए या बी दोनों, या केवल अनुसूचित जनजातियों के लिए, जातियों के लिए? तो फ्रेंड्स ये जो नवोदय विद्यालय थे ये मेनली ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उसके निर्धन लोगों के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ओके, रूरल एरिया के लिए। नेक्स्ट है, इग्नू की स्थापना हुई थी। इग्नू की फुल फॉर्म सब जानते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो इसकी स्थापना जो है वो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है उस कार्यक्रम का क्या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम का संबंध है। बताना है कि इनमें से किस चीज से संबंध है। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय जो साक्षरता मिशन यानी नेशनल लिटरेसी मिशन, इसका जो संबंध है वो प्रौढ़ शिक्षा व निरक्षरता उन्मूलन से था। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की जो धारा 45 है यानी कि आपके आर्टिकल 45, उसके अंतर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिक को वो अधिकार प्रदान करती है। तो उसके अंतर्गत बात की गई है किसकी? न्यूनतम प्राथमिक शिक्षा, मतलब प्राथमिक एकदम प्राइमरी एजुकेशन एटलीस्ट प्रोवाइड की जाए। तो वो जो आर्टिकल 45 थी उसके वहाँ वो किस में आता है? वो डीपीएसपी के अंदर आता है। डीपीएसपी आपने पढ़ा होगा, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो वहाँ पर केवल जो है वो एक तरह से संविधान में एक निर्देश दे दिया गया था कि भाई आप इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाई कई सालों तक। तो फाइनली जब आरटीआई आया तो उसके बाद इस चीज़ को क्या किया गया? कंपलसरी करा गया, और अमेंडमेंट के द्वारा उससे पहले 2002 में
क्या किया गया, जो 21 है आर्टिकल 21 उसके एक जो आर्टिकल 21 का जो पार्ट ए है उसमें इसको डाला गया है ना, यानी कि जो राइट टू लाइफ है उसके अंतर्गत इसको डाला गया। अब मैंने ये चीज़ जो है वो पहले एक वीडियो के अंदर जब हमने आरटीआई डिस्कस की थी तो मैंने उस टाइम पर बताया था इसको। तो कई लोग कह रहे हैं कि नहीं सर राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21। अरे भाई मुझे पता है राइट टू लाइफ है, लेकिन उसके अंतर्गत जो है वो पार्ट ए के अंदर उसको डाला गया है। पूरी चीज़ तो सुनते नहीं है, उसके बाद जो है वो आधा अधूरा कमेंट करते हैं फिर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डीम्ड जो विश्वविद्यालय है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, उनकी स्थापना की जाती है। तो जो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्र सरकार के अधिनियम के अंतर्गत। तो जो डीम्ड यूनिवर्सिटी जो होती हैं वो केंद्र सरकार के अधिनियम के अंतर्गत काम करती हैं। ओके, नेक्स्ट है भारत में माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का सबसे बड़ा दुर्बल पहलू है, यानी कि जो आपका सेकेंडरी लेवल पर है वहाँ पर सबसे बड़ा कमजोर पहलू क्या है, तो सबसे बड़ा जो कमजोर पहलू है वो है हमारा शिक्षा का व्यवसायोन्मुखी न होना, यानी कि ऐसी शिक्षा है हमारी कि जो भविष्य में हमें किस प्रकार का रोजगार देगी या इस किस प्रकार से हमें रोजगार उन्मुख बनाया जाए ये नहीं सुनिश्चित करती है, केवल किताबी जो ज्ञान है उस पर ज़्यादा फोकस होता है। ओके, नेक्स्ट है नीति निर्धारक विद्यालयों की संकल्पना के अनुसार, तो इनके संकल्पना के अनुसार ग्रामीण जो स्तर है उसके विद्यालय में वही उन्नत सुविधाएं प्रदान की जाए जो कि सब और जगह पर यानी शहरी स्थानों पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 68 इस टेस्ट में इतने ही क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इतना क्वेश्चन जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो आई होप आप लोगों को टेस्ट पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे।